हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट जो नाइन्थ का साइंस का रिवीजन कर रहे हैं उसका पार्ट 5 है। आज इसके पहले पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। यह अंतिम पार्ट है। कौन सा पार्ट? पार्ट 5, जिसमें हर एक में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर ही नाइन्थ का क्वेश्चन आएगा। अगर ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये जो 20 तारीख से कल परसों से जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और साइंस को लेकर कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन 41 नंबर से है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्यों? पहले पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है समझिए। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक नामक एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा नमक? हाइड्रोलाइटिक, HYDRO। ये क्या करता है? कोशिका के जो अवशिष्ट पदार्थ है, कोशिका में जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे मारने का कार्य करता है स्रावित होकर, और कभी कभी अपने आप को भी पचा लेता है। अपने आप को मार दिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। तो याद क्या रखना है? लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम होता है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को ख़त्म करने का कार्य करता है। माने उसको सड़ाने गलाने का कार्य करता है। जब वो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये अपने आप को भी मार देता है, ताकि अच्छे से वो सारी अवशिष्ट पदार्थ का पाचन हो और कोशिका से निकल जाए। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कही जाती है। समझ गए? देखिए, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। कभी कभी यह स्वयं यानी लाइसोसोम अपने आप लाइसोसोम का भी पाचन कर हत्या कर देता है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। की थैली कहा जाता है। समझ गए होंगे? कहेंगे इसमें कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? स्वयं का भी पाचन करके अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या स्वयं का पाचन कर कह रहा है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? बिजली घर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम जानते हैं श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे शरीर अपना कोई भी क्रियाकलाप करता है। ऊर्जा के उत्पादन के कारण इसे कौन सा कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। लिखेंगे, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन
जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहले जाता है लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से सभी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, वहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी ऊर्जा से कोई भी जीव अपना दैनिक क्रियाकलाप करता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, चूँकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। घर कहा जाता है, इसलिए इसे नहीं लिखे, मैथ वाला है इसलिए। आगे देखिए, क्वेश्चन अगला है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरित लवक के द्वारा ही पौधे में भोजन तैयार किया जाता है, इसलिए भोजन तैयार करने वाले जगह को क्या कहते हैं? हरित लवक का अधिक रसोई घर कहते हैं, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कोशिका प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान कोशिका के हरित लवक में ही पौधों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। यानी ग्लूकोज तैयार किया जाता है। जहाँ भोजन तैयार होता है उसे रसोई घर कहते हैं। जहाँ भोजन तैयार होता है उसे रसोई घर कहते हैं। यही कारण है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा है वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, या जानवर पौधा को अलग बांटा गया, मनोरंजन प्रतिष्ठा सबको अलग बांटा गया, ऐसा क्यों आवश्यक है? इसकी क्या ज़रूरत है? हम जानते हैं कि पृथ्वी पर असंख्य संख्या में जीव हैं, लाखों संख्या मनुष्य, करोड़ों संख्या में सभी जीव जंतु हैं। तो सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि एक आदमी के बारे में अध्ययन करेगा, दूसरा आदमी के बारे में अध्ययन करेगा, तीसरा, ऐसा करके दिक्कत होगी। एक पौधा के बारे में अध्ययन करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके बहुत सारे दिक्कत होगी। तो क्या किया, मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर उसे पहले एक समूह में बांट दिया। उसके बाद एक का अगर अध्ययन कर लेगा तो पूरा समूह के क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकता है कि पूरे समूह का गुण क्या है। जैसे मान लीजिए एक पौधा के बारे में अध्ययन कर लिए तो सभी पौधों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं गुण क्या है। सभी पर एक पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो सभी उन सब में जाकर चेक करें कि प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं, ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अरबों संख्या में, असंख्य संख्या में जीव हैं जिनके बारे में अलग अलग जानकारी उपलब्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर उन्हें एक वर्ग में रख देना ताकि उनके लिए उनका जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाए, उसे वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहें, पृथ्वी पर असंख्य होने जिसके संग असीमित, अनंत, असंख्य जीव है। इनका अलग अलग जानकारी प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर इन्हें एक समूह में रख देना वर्गीकरण कहलाता है। समझ गए हो बात को कि पृथ्वी पर अनंत संख्या में जीव है, अलग अलग जानकारी प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए इसका समूह बनाया गया और समूह में एक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, सबके बारे में जानकारी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को समझाएं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एक प्रकार के पौधे हैं। कैसे, एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिस फल बीज जो होता है फल के अंदर होता है, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है जब उसका फल जो रहे बीज के बाहर रहे। मान लीजिए इसे फल है, यहाँ बीज रहे, बीज के बाहर है, तो इसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम से याद रखिएगा, जिम के मतलब क्या होता है, जिम के मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा पहन के नहीं जाता है। जिम में जब जाता है तो वो थोड़ा शरीर दिखता है, यानी इसमें बीज दिख रहा है बाहर, इसको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी बीज है वो फल के अंदर कवर है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वैसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, फल के अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाता है। एंजियोस्पर्म कहलाता है। जैसे आम हो गया, जहाँ ये सब जो भी फल देखते हैं, आम हो गया, लीची हो गया, जिम्नोस्पर्म
हिंदी में लिखा जाएगा जीवनास्पाद। वैसे पौधे जिनके बीज फल के बाहर होते हैं, फल के बाहर होते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाता है। स्पर्म कहलाता है। जैसे फर्न एक पौधा होता है, चिड़ी फर्न क्या होता है, उसमें पत्ता है, मान लीजिए पत्ता है, यहाँ से बीज ऐसे देखेगा, फर्न। याद रखिएगा एक एग्जाम्पल। कह रहा है अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार क्वेश्चन स्वास्थ्य की परिभाषित करें। WHO के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करना है। तो WHO कहता है स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, यानी उसके मन में कोई तनाव नहीं है, उसे भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही, तो आदमी उसे स्वस्थ माना जाएगा। यानी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है तो स्वस्थ माना जाएगा, केवल शरीर से नहीं मन से भी। तो WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने के साथ साथ मानसिक दबाव, मानसिक एवं सामाजिक दबाव से भी मुक्त है। यानी स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार पूछेगा तो कहेंगे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने के साथ साथ मानसिक और सामाजिक दबाव से भी मुक्त है, तो उसे स्वस्थ कहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्न काम करना चाहिए, जैसे व्यायाम होना चाहिए, सवेरे सवेरे उठना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, कुछ दौड़ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, खाना में थोड़ा अंतराल होना चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ये सब होनी चाहिए। लिख लेते हैं क्या क्या होने चाहिए। लिखेंगे स्वस्थ रहने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए, पहला व्यायाम करनी चाहिए। दूसरा संतुलित आहार लेनी चाहिए। पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी पानी पीना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। भोजन में फल एवं हरी सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। भोजन में फल एवं
हरे सब्जियों की मात्रा। सलाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो। इसको क्या करते हैं, पी टेरिडो नहीं, खाली यहाँ से टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। तो थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, समझते हैं। ये सब प्लांट किंगडम में आता है। थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। थैलोफाइटा क्या होता है, TH, थैलोफाइटा। वैसे पेड़ पौधे जो जल में रहते हैं और जिनका तना जो होता है, पत्ती होता है, जड़ पता ना लगे, सब एक ही में रहे, थैला संरचना, उसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। वैसे जलीय पौधे जो जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि विभाजित ना हो, थैलोफाइटा कहलाता है। जैसे में लाइकेन, जिसको काई बोलते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो स्थल और जल दोनों में रहता है। वैसे स्थलीय या जलीय पौधे इसमें भी जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होता, एक ही लगता है, पता नहीं लगता है कौन जड़, कौन तना, कौन पत्ती। जिसमें जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होता है, ब्रायोफाइटा कहलाता है। यानी विकसित हो गया, वो खाली जल में रह रहा था, जल और स्थल दोनों में रह रहा है। अगर टेरिडोफाइटा वो केवल स्थल में रहता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, यह स्थलीय पौधा। वैसे स्थलीय पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि विभाजित होते हैं, अलग अलग होते हैं, विभाजित होते हैं, टेरिडोफाइटा कहलाता है। चलो हो गया। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी से आप क्या समझते हैं। कशेरुकी प्राणी ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी ऐसे प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अकशेरुकी क्या है, पहले कशेरुकी वर्टेब्रेट बोलते हैं। तो ऐसे प्राणी या जीव प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी प्राणी कहलाता है। प्राणी कहलाता है। जैसे क्या क्या हो गया, जैसे में
जैसे हो गया मनुष्य, जैसे हो गया रेप्टाइल, सरीसृप, पक्षी, मछली, सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरा क्या, आकाशरूपी, अकशेरुकी, तो वैसा प्राणी या वैसे प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अकशेरुकी प्राणी कहलाता है, प्राणी कहलाता है। जैसे बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए घोंघा है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, स्टारफिश, ऑक्टोपस, ये सब आदि। अब कह रहा है अंतिम क्वेश्चन है, बायोलॉजी के लिए अंतिम क्वेश्चन है, ये पूरा सीरीज का भी अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कशेरुकी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, कशेरुकी जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। कशेरुकी जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारी। दूसरा बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप। तीसरा बोलते हैं उभयचर, उभयचर। पांचवा बोलते हैं पक्षी, चौथा पक्षी। एक और बोलते हैं मछली, क्या बोलते हैं, मछली। इन 5 भागों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि मछली के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है, पक्षी के पास भी, उभयचर के पास भी, सरीसृप के पास भी, और स्तनधारी के पास। स्तनधारी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो बच्चा पैदा करता है, यानी बच्चा कितना, बच्चे के रूप में अंडा पैदा करता है, जिससे बच्चा निकलता है, जो डायरेक्ट अपना संतान की उत्पत्ति करता है, यानी बच्चे की उत्पत्ति करता है, वो क्या होता है, स्तनधारी। तो वैसा जीव जो बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है, स्तनधारी कहलाता है, कहलाता। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य, जानवर आदि। अगला देखिए सरीसृप। सरीसृप माने वैसा जीव जो रेंग कर चलता है, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब। वैसा जीव जो रेंग कर चलता है, सरीसृप कहलाता है। सरीसृप कहलाता है। जैसे सांप, घड़ियाल आदि। उभयचर, वैसा जीव जो स्थल और जल दोनों में रहता है, उभयचर कहलाता है। जैसे मेंढक, वैसा जीव जो स्थल और जल दोनों में रहता है, क्या कहलाता है, उभयचर कहलाता है। उभयचर कहलाता। जैसे मेंढक, मेंढक हो गया, कोई सांप हो गया आदि।
वैसा जीव जो उड़ता है, वैसा जीव जो उड़ता है पक्षी कहलाता है। यानी कसूर के जीव जो उड़ता है पक्षी कहलाता है। जैसे कौआ, मुर्गी, मुर्गा आदि। फिर भी नहीं उड़ता है मुर्गा मुर्गी, फिर भी पक्षी कहलाता है। मछली वैसा जीव, वैसा जलीय जीव जल, वैसा जीव जो जल में रहता है। जल में रहता है और गलफड़ा से श्वास लेता है। गलफड़ा से सांस लेता है। मछली कहलाता है, मछली कहलाता है। जैसे राहू, रेहू, कतला आदि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे अगर कोई नहीं देखे तो पूरे अच्छे से 5 वीडियो को अच्छे से देख ले, ताकि आपको 9th के साइंस को अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो 5 वीडियो को नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है ज़रूर 5 वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।